शासन के माध्यम से कुछ ना कुछ बदलाव होता है तो आप लोग इतने बिना सोचे समझे डाइवर्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र की जो प्रमुख फसलें थी, जो पूर्व हमारे दादा पुराने बैठे हुए हैं उनको मालूम है कि यहाँ की जो क्रॉपिंग पद्धति है वो अलग थी। कोदो कुटकी ज़्यादा लगाई जाती थी। जगनी, यहाँ पूरा क्षेत्र जगनी वाला था। रागी है, इनका फसलें ज़्यादा लगाई जा रही थी। लेकिन आज आपने उस फसल को छोड़ के, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस फसल को छोड़ने का आपको आगे भविष्य में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आज देख रहे हैं कि पानी की तो आप बात कर रहे हो कि पानी नहीं है। मान लो अगर ये फसल बीच में अगर 1 महीने का ड्राई स्पेल आ जाता, पानी 1 महीना नहीं गिरता, इस साल तो ठीक रहा, पानी नहीं गिरता तो आपकी मक्के की क्या हालत होती है आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, तो फसलों का चयन आपने बहुत ही गलत तरीके से कर लिए और ये केवल रेट बढ़ने के कारण हुआ। ठीक है, आपने दूसरी फसलों का अब रेट पता नहीं होगा शायद। देखे जगनी का रेट है आज, कोदो कुटकी का रेट है, पहले था उससे 4 गुना बढ़ चुका है। आज कोदो कुटकी का रेट लगभग 6000 के ऊपर है। MSP है, गवर्नमेंट जो खरीदने पे तैयार है। आपको पिछले साल आपने नहीं मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया गया 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मतलब कोदो और कुटकी को अब किसान फिर से लगाने का प्रयास करे, उसके लिए अवेयरनेस में प्रोग्राम चलाया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी चर्चा हुई। पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई कि अब कोदो और कुटकी का समय हमें वापस लाने की आवश्यकता है। कोदो कुटकी एक ऐसा अन्न है जिसको श्री अन्न भी बोला गया है अभी, कि उसको खाने से कभी आदमी बीमार पड़ता नहीं। कितना भी खा ले कभी बीमार नहीं पड़ेगा। उसमें कैल्शियम आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अपने गेहूं और चावल में इतना कैल्शियम आयरन नहीं होता। अगर कोदो और कुटकी जो खाते हैं वो कभी बीमार नहीं होंगे, कभी मोटापा भी नहीं आता और अच्छी शक्तिवर्धक होता है। आज भी उसके कई प्रकार के बेकरी आइटम बिस्किट बनाए जा रहे हैं, उसके लड्डू बनाई जाती है, उसकी मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं, उसका चावल बन रहा है। उसका आज देखें चावल की कीमत जो है 250 रुपये प्रति किलो है मार्केट में। बड़े बड़े जो महानगर हैं, शॉपिंग मॉल्स जो बन गए हैं, आज का जो ट्रेंड चल रहा है कि आप एक दुकान में जाएंगे सब चीज़ें मिल जाती हैं। मॉल बोलते हैं उसको बड़े बड़े शहरों में, इसको शॉपिंग मॉल। अगर वहाँ देखोगे आप कुटकी की कीमत चावल की तो 250 रुपये प्रति आधा किलो का पैकेट। आधा किलो का पैकेट 250 रुपये किलो, पूरा ग्रेडेड बढ़िया उसका छिलका निकाल के साफ करके 250 रुपये आधा किलो लोग खुश होकर ले जा रहे हैं। ऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक। और आपका क्षेत्र ये बहुत ही अच्छा एरिया है कि ऑर्गेनिक है। मतलब ऑर्गेनिक, इसमें आप अभी भी ज़्यादा यूरिया DAP नहीं डाल पा रहे क्योंकि आपकी लागत भी कम, आपके पास इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं है। अगर व्यवस्थाएं होती तो आप डाल भी सकते हो। यूरिया कहीं कहीं 4-4 बोरी डाल रहे, तो अभी भी आप कंट्रोल कंडीशन में है कि ज़्यादा आप यूरिया DAP का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये भी है कि आप अभी थोड़ा सा ये व्यवस्था बनाएं कि जैसे बताया इनवाती जी ने कि अब आप गोबर की खादों का इस्तेमाल कर लें। पशुपालन का आप थोड़ा सा आप बढ़ाने का प्रयास करें। बकरी पालन का भी आप प्रयास करें, मुर्गी पालन भी आप रखें। कि जो क्षेत्र जो ऐसा है कि पानी की कमी है, तो अब ऐसे वैकल्पिक उद्योग धंधे आपको रखने की आवश्यकता है। अगर वैकल्पिक आपके पास उद्योग धंधे होंगे तो आपके पास साल भर कहीं ना कहीं से आय अर्जित होती रहेगी। अगर आपके पास खेती पे अगर निर्भर रहेंगे तो निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं परेशान होने की कगार पर रहेंगे। आपका जीवन स्तर सुधर नहीं सकता, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते, आपका कोई भी विकास नहीं हो पाएगा अगर हम फसल केवल ले। क्योंकि फसल का ये एरिया कम है, ऐसे हल्की फसलें हो सकती हैं जैसे कोदो कुटकी है। आप देख रहे हैं कि जगनी पहले लगाई जा रही थी, जगनी का आज रेट है 9,500 क्विंटल। इस साल जो आया है नया रेट 9,500 प्रति क्विंटल है इसका जगनी का। पहले आपका 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका है, 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका है जगनी। लेकिन आज की स्थिति में देखें तो अगर मान ली 1 एकड़ में अब 2.5 क्विंटल भी निकाल रहा है, कोई 2 क्विंटल भी निकाल रहा है, बगैर लागत की किलो सीधी बोनी कर दो आप। जैसे आप बोनी कर छिटक विधि से कर रहे थे, अगर उसको लाइन से बोनी कर दो तो 2 क्विंटल तो मिनिमम समझो एक गिरी हालत में। जितना मैनेजमेंट आप मक्के में कर रहे हो, जितनी लागत आप मक्के में लगा रहे हैं, अगर उतनी लागत जगनी में लगा दो तो वही कम से कम 4 क्विंटल प्रति एकड़ में आ जाएगा। 3 क्विंटल तो निकलेगी, तो वही 30,000 की है बिना लागत की। तो फसलों का चयन करना सीखो पहले। अगर आप ऐसा सोचोगे कि हमने मक्का लगा ली साहब, मक्के के 2,500 क्विंटल हो गया रेट, तो बहुत बड़ी बात हो गई
उत्पादन भी तो देखो आप, उत्पादन कितना निकल रहा है मक्के का। ये बताया कि 8 कुंटल एकड़ निकल रहा है, वही उत्पादन है। 20 कुंटल आप मोकेड़े में जाओ उत्पादन ले रहे हैं किसान, वहां की फसल है जी 25 कुंटल तक जा रही छिंदवाड़ा ब्लॉक में, वहां का उत्पादन है मक्के का, यहाँ का नहीं है। यहाँ तो मिट्टी आपकी हल्की है, ढालू जमीन है, उथला है, पूरा पथरीली जमीन है, तो यहाँ की फसल नहीं है ये। आप लोग फसलों का चयन करोगे तो फायदे में रहोगे। अगर आप सीधा भेड़ चाल चलोगे दूसरे ब्लॉकों का देख के कि नहीं इसने मक्का लगा रहा, पूरा क्षेत्र ही मक्का से भर गया, तो उसका आप ये तो इस साल तो ठीक हो गया, पानी बारिश अच्छी हुई तो ठीक है, लेकिन बीच में अगर बारिश मान लो 1 आध महीने का अगर सूखा पड़ जाता तो आप सबकी हालत खराब हो जाती, 2 कुंटल भी नहीं निकलता, लागत भी आपकी लग जाती। 1 एकड़ में 3 थैली लगाई होगी आपने, 1500-4500 का बीज लगा हुआ, 4500 रुपए का भी नहीं बेच पाते आप। एक बात बता दे रहा हूँ, अगर बारिश नहीं होती तो बारिश हो गया, लेकिन अब सचेत हो जाइए, आपको लगाना है चलो ऐसा नीचा क्षेत्र है, निचला वाला क्षेत्र है, उसमें लगा लीजिए मक्का। थोड़ा जो ऊपर वाला ढालू जमीन है उसमें कुटकी लगाइए, फिर निचला है थोड़ा सा उसमें जगनी लगा दीजिए। अगर आपके पास 5-10 एकड़ जमीन है उसको बांट दीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में, कुछ में आप जगनी लगा लीजिए, कुछ में कोदो कुटकी लगाइए, कुछ में सब्जी की खेती का भी आप प्रावधान रखिए, कुछ में आप प्लांटेशन करवाइए, उद्यान की फसलें लगाइए, कुछ मक्का लगा लीजिए। खरीफ की बात कर रहे हैं, अगर रबी का सीजन है, रबी सीजन में अगर जिसके पास पानी है तो आप चने की खेती कर सकते हो। गेहूं तो आप भूल के नहीं लगाना है, यहाँ ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र में गेहूं होगा ही नहीं, पानी है नहीं आपके पास, ठीक है ना। तो आप निचले क्षेत्र हैं वहाँ आप बटरी लगा सकते हो, अभी सीजन आ रहा है। निचले क्षेत्र है जहाँ थोड़ा मिट्टी है वहाँ आप सरसों लगा सकते हो जल्दी, अभी अभी सरसों का समय है। जिसने अभी सरसों लगाया इस महीने में वही लगाया, अगर लेट हो गए फिर सरसों लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर गर्मी पड़ती है ना मार्च में, फिर पक नहीं पाता, वो दाना छोटा रह जाएगा। इसलिए इसकी अर्ली बोनी की जाती है सरसों की। अगर आपको बटरी का बीज अगर उपलब्ध हो रहा है कृषि विभाग से, आप बटरी का बीज लाइए, वो 40-45-60 दिन में कटाई हो जाती है, 45 दिन में आ जाता है, वो भी आप लगा सकते हो। अगर जिनके पास थोड़ा 1-2 पानी है तो कम पानी वाली आप गेहूं भी लगा सकते हैं। तो ऐसे आप फसलों का आप चयन करने की पहले तो एक प्लानिंग करें कि हमारा क्षेत्र कैसा है, हमारे यहाँ की स्थिति किस प्रकार की है, हम किस कंडीशन में, पानी है कि नहीं, इस पे आप लोगों को पहले फोकस करने की जरूरत है। ऐसे हमें आंखें बंद करके फसलों का चयन नहीं करना है जी। इस साल आप बच गए, मैं बता रहा हूँ, एक फसल एक किसान नहीं काट पाता नहीं। तो मक्के को आप लोग बहुत ही एग्जॉस्टिव क्रॉप है जी, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट खींचती है, इतना पोषक तत्व चाहिए इसको जितना सोयाबीन के लिए चाहिए था। बड़े अपना पूरा जो मध्य प्रदेश है उसको सोया स्टेट के नाम से जाना जाता था, आज देख रहे हैं कि इक्का दुक्का खेत सोयाबीन के बचे, क्योंकि लगातार 50 साल तक सोयाबीन लगाया गया, उससे पूरा पोषक तत्व खींच लिया, उसमें सल्फर नहीं बचा, उसमें आपका फास्फोरस पोटास की कमी हो गई, और कई फसलें यूरिया DAP डालने से कोई खेत खराब हो गए, उससे उसका जो पोषक तत्व वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि वो हैवी न्यूट्रिशन चाहिए, ज्यादा पोषक तत्वों की मात्रा चाहिए। बस वो भी हम बता रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। दादा ने क्वेश्चन किया है, उसका समाधान करेंगे तो सबकी समस्या का समाधान होगा। तो मतलब एक हमें फसलों का चयन करना सीखो, ये सबसे बड़ी बात है। मैं बता रहा हूँ, मेन मुद्दा यही है कि हमें फसल क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे क्षेत्र में आप जैसे धनिया लगाने, जिसके पास थोड़ा बहुत पानी है, भाजी लगा लीजिए, 45 दिन में आ जाती है, अब 20-25 दिन में धनिया आ जाती है। फिर दूसरी फसलें आप लगा लेंगे जो कम समय में आ जाती है, उससे छोटे छोटे पोर्शन में आय प्राप्त होती है, उससे लगातार आपको साल भर कहीं ना कहीं आय प्राप्त होती रहती है। आज धनिया का अगर रेट आप देख रहे हैं 200 रुपये प्रति किलो है, तो मान लो छोटे छोटे क्षेत्रों में लगा दे, आधा एकड़ में आप धनिया लगा लेते, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। खेती को अब सीधा नहीं समझना, खेती अब सीधी ही में सीधे बो के आ गए और आप काट ले, ऐसा नहीं है। अब खेती में बहुत ही मैनेजमेंट की आवश्यकता है, बहुत ही प्रबंधन की आवश्यकता है, पोषक तत्व डालने की आवश्यकता है, समय पर सिंचाई होना चाहिए उसमें। बिना पानी की खेती अब नहीं होती मिट्टी में, क्योंकि वो दम बचा नहीं है जो पहले था, ठीक है। और ढालू जमीन है, उससे मिट्टी का कटाव भी हो गया, उसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं है। कार्बनिक पदार्थ से थोड़ा सा आप लोग को समझा दें, क्योंकि आपके यहाँ ये अभी
प्रोग्राम हुए नहीं, आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। कार्बनिक पदार्थ का इतना महत्व है कि अगर मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ नहीं है तो किसी भी हालत में फसल अच्छे से अब नहीं ले सकते, ठीक है ना। कार्बनिक पदार्थ का हम महत्व एक उदाहरण से समझा देते हैं। जैसे अपन भोजन बनाए, अपने यहाँ सब्जी बनाए घर पे, सब्जी बनाने के लिए हम सब चीजें डाल देते हैं, मसाला, तेल, हल्दी, जो भी है अच्छी क्वांटिटी में। आपने मिर्ची भी डाली, धनिया डाल दिया, तेल भी अच्छा, सब्जी भी आपकी ताजी है, सदस्य जितने हैं उस हिसाब से अपने सब्जी भी बनाई। लेकिन उसमें यदि नमक नहीं डला तो क्या खा पाओगे? मान लो नमक भूल गए है तो कभी खा पाओगे क्या? और यदि नमक उसमें ज्यादा डाल दिया मान लो है तो भी नहीं खा पाओगे। तो जितना सब्जी में नमक चाहिए है उतना ही मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा चाहिए। एक बात ध्यान रख लेना, ज्यादा नहीं चाहिए उसमें। जितना सब्जी में नमक की आवश्यकता है उतना ही मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता है। अब कार्बनिक पदार्थ क्या है? कार्बनिक पदार्थ जैसे काली मिट्टी, वो गहरी काली मिट्टी होती है ना, उसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होता है। अभी आपकी मिट्टी का यदि परीक्षण किया है तो 0.2 से 0.3% से ज्यादा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जहां मिट्टी में गोबर की खादें डाली जाती हैं, जहां प्लेन समतल क्षेत्र है और पानी का भराव ज्यादा होता है, मिट्टी बहती नहीं है और हर साल कहीं ना कहीं से आप गोबर की खादें मिला रहे हैं, उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी हो जाती है। लेकिन आज की स्थिति में कोई भी किसान ऐसा नहीं कर रहा है कि गोबर की खादें डाले। और दूसरी चीज, फसल के अवशेष है वो खेत में भी आप जला रहे, उससे भी कार्बनिक पदार्थ नहीं बन पाता। यहाँ खेत में पानी भराव की स्थिति तो हो ही नहीं पा रही है लगातार कई सालों से, क्योंकि आप मक्का लगाओगे तो मक्का में आप मेड़बंधन नहीं कर सकते, सोयाबीन लगाओगे तब भी मेड़बंधन नहीं होता। अगर मेड़बंधन करोगे तो पानी भरेगा ही नहीं, क्योंकि आपका पहाड़ी क्षेत्र है। तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि गोबर की खादें डालना है उसमें, और जो फसल के अवशेष हैं खेत में ही मिलाना है। केवल उसका दाना आप निकाल लीजिए। जैसे मक्का है, ये खड़ी है खेत में, इसके दाना केवल निकाल लीजिए, पूरा का पूरा पौधा खेत में मिलाना है। अब मिलाना कैसा है वो आपका दिमाग चलाना है। आप चाहे आप उससे बखर चलाइए, चाहे आप काट के खेत में डाल दीजिए, या उस बखरनी कर दीजिए आप हल से। जैसा भी पत्थर है तो हल ही चलेगा, उसमें बखर भी चल सकता है, ठीक है। बखर से उसको मिला दीजिए, रोटावेटर तो चलेगा नहीं क्योंकि पत्थर ज़्यादा है। तो आपको अपने बैलों का इस्तेमाल इसमें करने की आवश्यकता होती है। जनरली यहाँ बैल तो सभी के पास होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर पशुपालन आपके यहाँ पे है तो आप गोबर की खाद तैयार कर लें, उसमें आप खेत में डालते जाइए। आपकी बिना यूरिया DAP के आपका उत्पादन हमेशा बढ़ता जाएगा। बिना यूरिया DAP का आपको उत्पादन बढ़ाने का यही तरीका है। थोड़ी बैठो यार, कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर बैठो, ठीक है ना। तो गोबर की खाद आप डालने का प्रयास करोगे और बनाओ घर पे। केंचुआ खाद तैयार कर लीजिए। केंचुआ खाद के लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। टाँका तैयार कर लीजिए आप 3x6 का, ठीक है, 3x6 का, और 1 फीट ऊंचा पक्का नीचे अंदर का फर्श कर दीजिए और उसमें गोबर डालते जाइए डेली। केंचुआ छोड़ दीजिए। ऐसे छायादार स्थान में उस बनाना टाँके, छाया वाला होना चाहिए, धूप नहीं लगना चाहिए उस टाँके को। ऐसा ही आप थोड़ा नेट वेट बांध दीजिए, आप देख लेंगे उसमें 3 महीने में केंचुआ खाद तैयार हो जाता है। अगर मान लो आपने 3x6 का गड्ढा बना लिया आपने, ठीक है, उसमें आपने यदि 4 क्विंटल 5 क्विंटल यदि गोबर डाल दिया, ठीक है, तो पूरा का पूरा गोबर केंचुआ खाद में परिवर्तन हो जाएगा 3 महीने में। उसको छान लीजिए, छानने के बाद केंचुए अलग कर लीजिए और फिर से गोबर के साथ उसको केंचुओं को मिला दीजिए, और जो केंचुआ खाद निकली है उसको अलग से बोने के पहले खेत में डाल दीजिए। कोई भी फसल बुआई कर रहे हो, आप टमाटर लगा रहे हो, भटे लगा रहे हो, सब्जी वाली कोई फसल लगा रहे हो, या आप गेहूँ चना लगा रहे हो, तो बोने के पहले ही आप बीज के साथ मिक्स करके डाल दीजिए। बीज के साथ कूड़ों में मिला दीजिए। जो आप नाड़ी से बोनी करते हो बीज के साथ मिलाइए तो सीधे बीज के साथ में गिरेगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी आपका ज़्यादा मात्रा नहीं है तो उसको क्या करिए,
जैसे मान लो आपका चना की खेती है, 30 किलो चना ले लो, 1 एकड़ में बोना है, और आप उसमें 1 आध क्विंटल आप उसमें वो मिला, आधा 50 किलो आप गोबर की खाद मिला लो, चलो, या केंचुआ खाद मिला लीजिए जो बनाया है। केंचुआ खाद 50 किलो और 30 किलो आपका क्या चना, उसको भी बीज उपचार कर लीजिए, पहले ट्राइकोडर्मा से उपचार कर लीजिए और उसके साथ केंचुआ खाद के साथ मिला के वो नाड़ी में बो दीजिए लाइन सुई तो सीधा का सीधा बीज के पास में ही गिरेगा। उससे भी कई प्रकार के पोषक तत्व उगने के समय से ही उसको मिलना चालू हो जाएंगे। किसी प्रकार का आपको रसायन डालने की आवश्यकता नहीं है। और इस क्षेत्र में जहाँ जिसने रसायन डाला 5 से 10 साल में वो जमीन बंजर हो जाएगी, जैसे अभी पवार जी ने बताया। मैं बता रहा हूँ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इस मिट्टी में ज़्यादा रसायन नहीं डाल सकते। ये मिट्टी बहुत हल्की है और ढालू जमीन है, लागत तो आपकी लगेगी ही, जमीन भी हमारी खराब हो जाएगी। और किसान का सबसे अमूल्य धरोहर जमीन ही है। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा जमीन है। आधा अगर 1 फुट किसी ने दबा ली तो लट चल जाते कि नहीं, ये बताओ। किसी ने 1 फुट दबा दिए, लेकिन आपने उसमें रसायन और जहर डाल डाल के अगर बर्बाद कर दिए तो आपकी आगे की पीढ़ी का क्या हाल होगा। उसमें खेती करेगी, खेती करने लायक तो रही नहीं, खेती करने लायक रहेगी ही नहीं, बंजर हो जाएगी। और फिर यहाँ से पलायन हो जाएंगे वो, फिर वो शहर की तरफ भागेंगे। 200 रुपये पर डे के हिसाब से मजदूरी फिर करने को तैयार हो जाएंगे बच्चे, जो नई जनरेशन है। तो उनका भविष्य मैं बता रहा हूँ अंधकार में मत बनाइए। आप कोशिश करिए कि जैविक खेती को आप फिर से यहाँ से लेके आइए। जो परंपरागत खेती पहले कर रहे थे हमारे बाप दादा, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, उनके जो विधि थी उसी को आप फिर से लेके आना है। पहले यूरिया DAP कहाँ इस्तेमाल करते थे, उस समय पहले नहीं होती थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय पे खेती इतनी उत्पादन नहीं दे रही थी। उस समय 36 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, उसको भी भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था जब देश आज़ाद हुआ। उस समय से फिर सरकार ने ये योजना चालू की थी, मिनी किट प्रोग्राम चलाया था कि आप मिनी किट प्रोग्राम के माध्यम से किसानों तक आप खाद पहुंचाइए, अच्छे बीज पहुंचाइए, दवाइयाँ पहुंचाइए, जिससे उत्पादन बढ़ जाए। तो वो जो ट्रेंड चला उस समय से 1960 के दशक से, उस समय से आज की स्थिति में देखें, हर किसान जब उसको उत्पादन मिलना चालू हो गया तो हर चीज रेडीमेड उसको मिलने लगी, दुकान में सब चीजें उपलब्ध होने लगी, तो पैसे से खरीद के डालने लगे। अब वो स्थिति आ गई कि अब उसको अनियमित ढंग से चालू कर दिया आपने। जितना हमें डोज डालना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा हमने उसका डोज बढ़ा दिया, चाहे दवाई की मात्रा हो, चाहे यूरिया की मात्रा हो, चाहे कोई भी आदान सामग्री। और गोबर की खाद टोटल बंद कर दी, ठीक है ना। तो गोबर की खाद अगर आप फिर से जीवित नहीं करोगे, आज देख रहे हैं कि जो हमने यूरिया DAP डाला उससे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन हमारी जमीन की दशा भी बिगड़ती है। और जमीन की दशा बिगड़ने से हो क्या रहा है, आपको बता दें कि जब भी हम कोई रासायनिक पदार्थ डालते हैं खेत में, चाहे यूरिया DAP की बात करें, चाहे कीटनाशक की बात करें, चाहे कोई भी फर्टिलाइजर की बात करें, वो हमारे अन्न के साथ हमारे भोजन में भी जा रहा है। चाहे सब्जियों में आप डाला की बात कर लें, जो भी कीटनाशक है हम सब्जियों पर डायरेक्ट डाल रहे। टमाटर की खेती कर रहे, भट्टे की खेती कर रहे, भिंडी की, आप गोभी की खेती कर रहे, पूरा का पूरा केमिकल हम सीधे सब्जियों पे डाल रहे हैं। वो सीधा हम अपने इनटेक कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं उसको सीधा। अब जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा स्वस्थ कैसा रहेगा। आज देख रहे हैं आप लोग तो मेहनत कर रहे हो तो स्वस्थ हो गए, लेकिन वो सब्जी खा गए आज शहरों में कैंसर की समस्या आ रही, हाइपरटेंशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है लोगों को, ठीक है, शुगर की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। तो आप लोग तो उसको सहन कर इसलिए रहे हैं क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर ले तो वो सब डाइजेस्ट हो जाता, पच रहा है, लेकिन लंबे समय तक ये चलेगा नहीं। आगे आने वाली पीढ़ी के इसके लिए बहुत भयानक परिणाम होंगे। जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनका माइंड उतना चलेगा नहीं, विकसित नहीं हो पाएगा, वो अपनी सही वृद्धि नहीं कर, सही ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। वो इतना जो जिस गति से शरीर बनना चाहिए वैसा नहीं बनेगा। अगर अपने बच्चों के लिए हम ये जहर वाला भोजन कराएंगे तो उनका दिमाग भी वैसा ही होगा, शुरू से ही बीमारियां लगना चालू हो जाएंगी। तो ये एक बहुत ही भयानक समस्या आ सकती है अगर हम अभी भी सजग नहीं हुए। आपने
खेती के जो सिस्टम में यदि सुधार नहीं लाए तो बहुत ही भयानक परिणाम होंगे इसके। और इमनाती जी ने केवल इसलिए यहाँ बुलाया है आपको कि आप लोग सुनो, थोड़ा सा बताया कि अभी कभी यहाँ प्रोग्राम ही नहीं हुआ आपके। ये बहुत बड़ी मतलब एक आपके क्षेत्र के लिए मतलब दुखद बात है कि आपके क्षेत्र में ये प्रोग्राम हुआ ही नहीं है और आप अपडेट हो ही नहीं पा रहे। खेती में नए जो आयाम आ गए हैं, नई नई चीजें आई हैं, उसके बारे में आपको बिल्कुल ही पता नहीं। तो ये तो आपके लिए बहुत ही दुखद बात है। और हम चाहेंगे कि जब भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो आप लोग सभी लोग आओ, जितने गांव के लोग सब अटेंड करना चाहिए। इससे सीखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं उसका फायदा आप ले सकते हो। तो हम बता रहे थे कि जैसे मतलब अब सीजन आ रहा है जी, अब नेक्स्ट सीजन की हम बात कर ले। जैसे अब फसलों का चयन करना है, अभी जिनके पास पानी बिल्कुल भी नहीं है और ढालू जमीन है, बिल्कुल ढालू जमीन, ठीक है, उसमें तो आप प्रयास मत करो लगाने का। जो थोड़ा सा निचला क्षेत्र है और पानी है एक आध, उसमें आप फसल लगाने का प्रयास है। चना है, चना आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपने अभी मक्का आपकी कट जाए जल्दी, 8-10 दिन में मक्का यदि कट रही है, अक्टूबर के महीने में यदि मक्का आपकी कट गई, खेत तैयार हो गया, तो सरसों तुरंत बो दो। अक्टूबर के बाद सरसों बोना फायदेमंद नहीं रहेगा आपके क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये मार्च के बाद अब जो जाता है समय, उस समय पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है। मतलब फरवरी के आखिरी सप्ताह तक कट जाना चाहिए फसल, ठीक है। जब धूप टेम्परेचर हाई नहीं हो पाता उसके पहले ही भर के तैयार होना चाहिए फसल, तो पहले ही बोनी कर दें इसकी, ठीक है। और जो एकदम पानी और कम है तो जो उसमें आप अलसी लगा सकते हैं। अलसी की खेती भी बहुत फायदेमंद है, उसका भी रेट बहुत ज़्यादा है, 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अभी अलसी का रेट है। वो भी एक तिलहनी फसल है। अभी अलसी में ज़्यादा पानी नहीं लगता, आप वैसे ही डाल दो, अलसी हो जाएगी। तो आपके क्षेत्र के लिए फसलों का चयन पहले आप लोग सीख लो। अगर मान लो सब्जी भाजी की खेती करना चाहे, जिनके पास कुआं है या निचला क्षेत्र है और काली मिट्टी है, तो आप ऐसी फसल लगाएं जो 40, 30, 35 दिन में आ जाए। जैसे कोई आप धनिया की खेती करना है या भाजी लगा दें, उसके काटने के बाद फिर मेथी की भाजी लगा दीजिए, फिर पालक की भाजी लगा लीजिए। जो इस तरह के फसल चक्र अपनाओगे तो आपको हर महीने कहीं ना कहीं से आय बनी रहेगी। लंबे समय वाली फसलें आपको नहीं लगाना, ज़्यादा लंबे समय की फसल लगाओगे तो उसमें नुकसान होगा। समझ में आ रही कि नहीं? तो कम समय, कम अवधि वाली आपको फसल लगाने के लिए फसलों का चयन करना चाहिए, तो आपको लागत भी कम लगेगी और आपको आमदनी भी आपको महीनेवार होती रहेगी। साथ में आपको पशुपालन बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो अभी देसी पशु हैं उनको आपको बेचना नहीं है, उनकी संख्या को बढ़ाना है। पशुपालन भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, इससे बड़ा व्यवसाय कोई हो भी नहीं सकता। जैसे अभी इमनाती जी ने तो पानी की इसमें आवश्यकता नहीं है, पानी एक लिमिटेड पानी है। जहाँ आदमी रह सकता है गांव में, वहाँ जानवर भी रह सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ गांव बसा है तो पानी इतना तो हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था होती है, कुएं होंगे वहाँ, ट्यूबवेल होगा एक आध दो, तो इतनी व्यवस्था है कि आप एक डेयरी फार्म खोल लीजिए। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े डेयरी फार्म आज शहरों की तरफ हो गए, गाँव में आपने जानवर पालना बंद कर दिए। गाँव में दूध नहीं मिल रहा और शहरों में बिक रहा है वो दूध, वही पैकेट लेके आते हैं आप, 50 रुपए का एक लीटर पैकेट। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जो उद्योग धंधे हमारे गांव के थे वो अब शहरों में फल फूल रहे हैं और हमारे लिए दूध नहीं मिल रहा है यार, चाय बनाने के लिए, बच्चों को पीने के लिए दूर की बात हो गई। जब बच्चों को दूध नहीं मिलेगा तो वो कुपोषण के शिकार हो रहे, कई प्रकार की फिर चीजें पीने लगे, कोका कोला पी रहे, दुनिया की चीजें। तो बच्चों का मानसिक विकास कब सही होगा? जब दूध घी मिलेगा उनको, और दूध घी तभी मिलेगा जब जानवर पालोगे। और एक बात बता दें, दूध की पूर्ति किसी चीज़ से नहीं होती, दूध में सब चीज़ें मिलती। अगर दूध आप ले रहे हैं, कोई भी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, दूध सबके लिए आवश्यक है। पुराने लोग दूध बहुत उपयोग करते, खूब पीते थे दूध, 1-1, 2-2 लीटर वैसे ही पी जाते थे। उनके पास जानवर थे पहले, वो हष्ट पुष्ट रहते थे, बढ़िया हाइट, अच्छे हेल्दी, बीमारी लगती नहीं थी कभी। जिनने दूध घी खाया है आज उनकी बिल्कुल हालत अच्छी है? और दूध की पूर्ति किसी चीज से नहीं कर सकती। दूध में प्रोटीन, आयरन, वसा सब होता है उसमें,
कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट सब पाया जाता है। इसलिए दूध बच्चों को पिलाना आवश्यक हो जाता है। बोलते हैं कि अगर माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो गाय का दूध दीजिए, कम से कम 1-आधा लीटर आपको डेली उसको देना चाहिए। अगर मान लो आपके यहाँ जानवर है ही नहीं है तो दूध क्या पिलाओगे? तो एक बहुत बड़ी समस्या है ये। बच्चा पैदा होता है तब तो बहुत खुश होते हो, लेकिन उसकी पालन पोषण नहीं कर पाते थे। पैदा ही कर लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसके पालन पोषण, उसका मानसिक विकास अच्छा होना चाहिए, उसकी शिक्षा अच्छी होना चाहिए, वो अच्छे स्तर पे पहुंच जाए, समाज में वो अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले। ऐसे स्तर पे उसको आप छोड़ के जाओगे कि वैसे ही छोड़ दोगे? मानसिक विकास रुका हुआ। तो ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप पशुपालन करोगे तो सब चीजें मिलेंगी और खेती भी सुधर जाएगी आपकी। अगर खेती सुधारना है तो पशुपालन पे आप फिर से वापस आ जाएगी। थोड़ी इसमें बोल सकता है। हाँ, हमारे ग्राम छुआ में 4 साल हो गए सर चल रही थी, और लोगों को बोला था कि अगर आप मक्का भी मत बो, गेहूं मत बो और घर में बैठ केवल 2 भैंसों की सेवा करो। बिल्कुल सही बात है, पल जाओगे। बिल्कुल सही बोल रहे। देखिए, पशुपालन एक व्यवसाय है, ये एक बिजनेस के रूप में कर रहा है ये किसान शहर की तरफ। बहुत बड़ा बिजनेस है ये पशुपालन केवल गाय को बांध लेना ही ये नहीं है। अगर आप 10 अच्छी गाय गिर नस्ल की रख लीजिए, या साहिवाल नस्ल की रख लीजिए, या देसी नस्ल की गाय रख लीजिए 10, आप उसमें 2 लोग लगे रहिए केवल। आप खेती किसानी पे अगर मान लो है नहीं आपके पास, या पानी नहीं है और आपकी खेती पहाड़ी है, तो आप घर पे कम से कम एक डेयरी फार्म खोल लीजिए या 2-4 भैंसे रख लीजिए। तो आपका डेली का जो रूटीन है, दूध की पूर्ति आप अपने क्षेत्र में कर सकते हो। बाहर नहीं जाना बेचने, धनौरा में ही बिकेगा आपका। तो आपके क्षेत्र की दूध की पूर्ति हो जाएगी। अगर 2-4-10 ऐसे डेयरी फार्म खुल गए, जैसे नई युवा पीढ़ी है, चलो जो थोड़ा जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई, उम्र ज़्यादा हो गई, जो नई युवा पीढ़ी है, अगर वो एक डेयरी फार्म खोल ले मान लीजिए, तो आगे बहुत कुछ कर सकती है वो। और मैं बता रहा हूँ, आदमी के दिमाग में इतना कुछ है, अगर वो करे ना तो सब कुछ कर सकता है। करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है अभी। लेकिन यहाँ क्या है कि एक बहाना लोग ढूंढ लेते हैं कि यार काम नहीं है, बहाना सब ढूंढ लेते हैं। बैठे बैठे अपना टाइम खराब खुद कर दे, वो बहाना ढूंढते, बोले अब टाइम नहीं है। अगर करने के लिए सोचो ना, बहुत काम रहते हैं। पशुपालन से जुड़ जाइए, कोई बकरी पालन से जुड़ जाइए। आपको मालूम है कि आज ऐसे काम यहाँ हो सकते हैं कि जो अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। आप एक समूह के माध्यम से काम करिए। यहाँ से समूह कोई बनाए हैं क्या? 1-2 समूह है इस गांव में, महिला समूह हो, कोई पुरुषों ने अपना एक समूह तैयार किया है। यहाँ आप समूह में काम करने के लिए शासन प्रशासन एक बहुत बड़ा एक अवेयरनेस चला रही है कि समूह में 10-20 लोग जुड़ जाइए जिनकी विचारधारा मिल रही है। एक साथ अपना एक समूह बनाइए 40-50 लोगों का, और उस समूह में काम करिए। कोई भी व्यवसाय चालू कर लीजिए, उस समूह का रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसका नाम रख लीजिए, उसमें एक अध्यक्ष और एक सचिव बना दीजिए जो एक्टिव है, उसमें आप काम करिए। चाहे आप डेयरी फार्म का से जुड़ जाइए, उसको थोड़ा थोड़ा शुरू में आपको मेहनत करना पड़ेगी। हो सकता है 1000-2000 रुपये पैसा जमा करना पड़े समूह को चलाने के लिए। अगर आपने अच्छा काम किया समूह के माध्यम से, तो शासन भी इस पर कुछ राशि अनुदान में देती है कि समूह के उसके काम को बढ़ाने के लिए। अध्यक्ष सचिव ही खाली रहे साहब, तो और दूसरे लोग भी तो हैं। नहीं ये वो ठीक है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। 10 लोगों को 2 जन चूतिया बना दे रहे साहब। नहीं अभी एक समूह बना है यहाँ, हाँ, वहाँ अध्यक्ष सचिव लाख पैसा उन्हें निकाला, वो सदस्यों को पता ही नहीं, आज तक 5 साल हो गए। समूह की बात नहीं होगी, वो सचिव सरपंच अलग होते हैं। समूह वालों ऐसे बदमाश लोगों को नहीं बनाना ना, सीधे लोगों को बनाना है। वैसे ऐसे लोगों को जोड़ना भी नहीं है जो बदमाशी कर ले। नहीं देखो क्या है, सुनिए, जो भी आप काम कर रहे हो ना, देखिए शुरू में समस्या तो आती है। अगर मान लो 40 लोग हैं, 40 लोग बिल्कुल पूरा अपना दिमाग चला के काम करेंगे। एक बार निकालने के लिए 2 मिनट में बात सुन लीजिए। अगर एकजुट होकर काम करेंगे और सही तरीके से काम करेंगे, जिस पूरा लेखा जोखा रखेंगे यदि, तो गड़बड़ नहीं होता है। अगर मान लो कोई ध्यान ही नहीं देगा, 2 लोगों के सब पूरा आपने पूरा छोड़ दिया, आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ होगा। तो आप लोगों को पूरा
योगदान देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, बार बार उसकी मीटिंग होती है। तो हमारा मतलब है कि एक समूह के माध्यम से आप काम करो। आज देख रहे हैं कि सुन लीजिए, और ताकत लगा बनाए नहीं सुनिए, बात अभी हम सुनेंगे ना आपकी। देखिए क्या हो रहा है कि अभी आप लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि समूह में कितनी ताकत है। कई महिलाएं अपने छिंदवाड़ा जिले में 20-20, 25-25 महिलाएं समूह बना के इतना बढ़िया काम कर रही है कि जिनके लिए 200 रुपया बहुत बड़ी बात हो जाती थी, आज समूह के माध्यम से उनके पास लाखों की पूंजी है अकाउंट में जमा। अपने छिंदवाड़ा ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, मेहनत से जमा करके 5 साल जब समूह बनाए थे, हाँ, वो पैसा 10 आदमी 5 साल का इकट्ठा हुआ, अध्यक्ष सचिव जाग ले कागज खा गए और ना आज तक पता ही ना जमा करे ना इधर सदस्य कोई बता। उसको रिपोर्ट डालना थी आपको थाने में, अगर ऐसा कर रहे दो लोग शांत हुए। अरे भाई ये सब चीजें अगर तुम शांत बैठ गए तो उनके मजे हो गए। आपको तुरंत रिपोर्ट डालना थी, इनने गड़बड़ किया हमारे समूह में, कोई बहुत बड़ी चीज है। आजकल तो सब उसका उपचार है, आप तुरंत रिपोर्ट डाल देते। अगर दो लोगों ने ऐसा गमन किया है ना तो वो सब हो सकता है, पैसा सब वापस आ जाता। आप लोग भी चुप हो गए। नहीं सुन लीजिए, अभी मैं और बात कर रहा हूँ, अभी आप बात करना। अब मैं अपनी समस्या को मैं आपको समझ गया हूँ, लेकिन देखिए कोई काम नया चक्का आप चालू करोगे ना तो समस्याएं तो आएंगी, ठीक है। बार बार समस्याएं आती हैं, उसको हमें सुलझाने का प्रयास करना है और समूह में काम करना है। देखिए आज ऐसी स्थिति में है कि खेती में जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो अब हमें जरूरत है कि उत्पादन के साथ साथ हमें कुछ वैल्यू एडिशन पे भी काम करना है। वैल्यू एडिशन समझते हैं आप लोग? वैल्यू एडिशन समझ रहे हैं? उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सरल है। मान लो आप 50 लोगों का एक समूह है, आपके क्षेत्र में अभी कोदो कुटकी यदि मान लो हो रही, अभी कुछ तो हो ही रही होगी, कुछ तो लगा रहे होंगे यहाँ कोदो कुटकी। कितने किसान हैं अभी कोदो कुटकी वाले खड़े करके वहाँ है? कोई किसान है यहाँ पे? 1-2-4 ऐसे कौन? दादा देखो हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप भी हैं। और देखिए अपने क्षेत्र में जो क्षेत्र है अपना भूमिका पंचायत का, उसमें कम से कम 100-200 क्विंटल तो नहीं, कम से कम 20-25 क्विंटल कुटकी तो वही उत्पादन ले रहा होगा। कुटकी खरीदिए, उसका चावल आप तैयार करिए, ठीक है। सुन लीजिए दादा 2 मिनट, फिर हम जल्दी बात खत्म करेंगे, फिर सर भी अपने अनुभव यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो अब चने की बात है, चना आप खरीद लीजिए। मान लो 50 लोग हैं, 50 लोगों ने कम से कम 1-1 क्विंटल चना खरीदा, 50 क्विंटल चना हो गया। यदि 50 क्विंटल चना आप खरीद लिए, अगर उसकी आप दाल ही तैयार कर लो 50 क्विंटल दाल, तो वो आज दाल की कीमत है 100 रुपया प्रति किलो। कम से कम बता रहा हूँ ये 120 के करीब जा रही है अभी चने की दाल। अगर चने के दाल का 1-1 किलो पैकिंग बना के आप बेच दीजिए। आजकल पोर्टेबल ग्राइंडर आ चुके हैं, पोर्टेबल चक्कियां आ गई हैं छोटे छोटे। आप एक ऐसी छत बना लीजिए, 3 सेट, उसमें वो ग्राइंडर मल्टीपर्पज ग्राइंडर आ गए हैं। आप दाल बनाने का अलग आ गया, बेसन बनाने का भी अलग आ गया है। और जैसे अब गेहूं है उसका दलिया बनाने वाले भी अलग ग्राइंडर आ गए हैं, आटा बनाने वाले। तो इस तरह से आप मल्टीटास्किंग वर्क करोगे, बहुत सारे आप एक साथ उद्योग धंधे करोगे तो आपको पूरे साल भर काम मिलेगा और बहुत सारी चीजें आपको सेल करने के लिए हो जाएंगी, तो उनका रेट भी बढ़ जाता है। अगर गेहूं आपने 25 रुपए खरीदा तो आज यदि उसका दलिया बेचो तो कोई 40 रुपए किलो बिकता है। चने की दाल आपकी 100 रुपए किलो बिक रही, 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो बेसन बिकता है। अगर उसी को और मैनिपुलेट कर दोगे, उसका नमकीन बनाओगे, 200 रुपए किलो नमकीन बिकता है। उसी की मिठाई बनाओगे तो वो 350-400 रुपए किलो मिठाई बिकती है। तो ये होता है वैल्यू एडिशन। अगर आप इस तरह से अपने दिमाग से काम करोगे तो आपका जो नई पीढ़ी है वो, मैं बता रहा हूँ, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। इतना काम हो जाएगा आपके पास कि आप पहले अब एकजुट हो जाइए। एकजुट होकर आप काम करोगे तो निश्चित ही आपको उसका फायदा मिलना चालू हो जाएगी। इसके लिए कोई पानी की आवश्यकता नहीं है। बता रहे थे ना कि पानी नहीं है हमारे। आप केवल खेती पे डिपेंड मत रहो, आप उद्योग धंधों के बारे में आप सोचो। आप एक बिजनेस मॉडल तैयार करो अपने क्षेत्र में, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने गांव में ही तैयार कर लो ऐसा एक मॉडल कि हर चीज अपने यहाँ एक प्रोसेसिंग कर सको उसकी। मक्का है, आप मक्के का आटा भी तैयार करोगे। आज मक्के का आटा 40 रुपए किलो है, ठीक है। तो ये जो सरल तरीके हैं वो बता रहा हूँ। मशरूम की खेती बिना पानी के, बिना कोई लागत के, कोई जगह नहीं चाहिए उसके लिए, कोई खेत नहीं चाहिए, मशरूम की खेती कर सकते हो। बड़े बड़े जो होटल्स हैं आज मशरूम की खेती जो कर रहा है किसान, उसके लिए अब देखें बहुत 400 रुपया प्रति किलो अब मशरूम बिक रही।
1 किलो मशरूम 400 रुपए का, उसका पाउडर भी बना के लोग बेच रहे हैं, पैकिंग करके पाउडर, मशरूम का पाउडर। मशरूम का आज सूप तैयार हुआ है बड़े बड़े शहरों में, आज जो होटलें हैं बड़ी बड़ी, उसमें मशरूम सूप तैयार की जाता है, तो उसके लिए आवश्यकता होती है। तो अपने क्षेत्र में जो फसलें हो रही हैं उनकी प्रोसेसिंग करना सीखो। अगर ये करोगे तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। केवल हमें डायरेक्ट सीधी कटाई करके मार्केट में ले जाने की जो आदत है वो छोड़ दो। हर एक चीज का है, ऐसी कोई भी अनाज नहीं है जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती हो। जैसे जगनी की बात कर ले, जगनी का भी बहुत रेट हो गया है आज। अगर उसका सही तरीके से मैनेज करके और सही तरीके से उसकी जो उत्पादन लेके अगर उसी का तेल बनवा के आप सेल करो अपने क्षेत्र में, तेल उसका बहुत महंगा है, 800 रुपये लीटर है जगनी का तेल, और उसको खा के आदमी अमर हो जाता है। आपने छोड़ दिया वो तेल को, जो आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं। जगनी का तेल 800 रुपये लीटर है, मैं बता रहा हूँ। अगर अपने क्षेत्र में एक आध ऐसा ग्राइंडर लगा लिया, तेल बनाने की मशीन यदि लगा ली, तो आपके क्षेत्र का जितना जगनी होगा या दूसरी फसल भी है, अगर मान लो सरसों हो रहा है, ठीक है, तो उसका तेल बना के ही आप सेल कर सकते हो अपनी पैकिंग समूह के माध्यम से। लेकिन ये तभी होगा जब आप लोग जागरूक हो जाओगे, दिमाग लगाना चालू कर दोगे। अगर सीधे बने रहोगे तो कोई आपको खाने नहीं देगा। एक बात बता रहे, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें डेली जो हर महीने राशन मिल जाता है उससे भला होगा, उससे आपका जीवन स्तर सुधरने वाला नहीं है। आपको कुछ करना पड़ेगा, हाथ पैर चलाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका कल्याण होगा। नहीं तो कोई भी सरकार आ जाए, मैं बता रहा हूँ, कोई भी, आपकी स्थिति वही रहेगी अगर आप मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, मेहनत तो आपको करना है। जैसे हम आ गए, हम आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपने सुन के और इस कान से सुना, उस कान से उड़ा दिया, बराबर हो जाएगा। अब इस जो हम बता रहे हैं वो करो आप, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको मिलना चालू हो जाएगा। और एक एज के बाद आदमी का दिमाग डाइवर्ट होता है, लेकिन नए जो एज के लड़के हैं या जिनकी एज 30 से 40 के बीच है, वो कर सकते हैं ये काम, बहुत अच्छा कर सकते हैं इस क्षेत्र में। लेकिन उनको जागरूकता लाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम रखते हैं, हर जगह स्किल ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आप लोगों ने इस बार जो प्रोग्राम कराए हैं उसमें जैविक खेती की ट्रेनिंग दी, मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बर्मी कंपोस्ट उत्पादन की ट्रेनिंग देते हैं, पशुपालन की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग जैसे केवीके से आप जुड़ जाओ। अभी हमारे जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं सबके फोन आते हैं, हम लोग बता देते हैं, उनकी समस्याएं सुलझाते हैं। अब आप लोग अभी अप्रोच में ही नहीं थे हमारी, ये तो इब्नादी जी का एक बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आप लोगों तक पहुँचा दिए, और आपने ये बहुत बड़ा एक वो उपलब्धि है आपके लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका फायदा हमेशा उठाएं, और अब की बार इब्नादी जी को आगे अपना नेता भी बना सकते हो भविष्य में। मैं बता रहा हूं वो काम करेंगे आपके क्षेत्र के लिए भी, बहुत बढ़िया काम है उनका। मैं बता रहा हूं अपने क्षेत्र के लिए मिसाल है। कलेक्टर साहब ने इनको कई बार सराहा है, हम लोग मीटिंग होती तो इनका नाम जरूर लेते, कलेक्टर साहब, डीडी साहब इनका नाम लेते हमेशा। कई बार इनको इनाम मिले जिले लेवल पे और स्टेट लेवल पे, मुख्यमंत्री ने भी इनाम दिया है इनको, आपको पता हो तो। मुख्यमंत्री जो हैं अभी के नए, उनने भी इनको प्रशस्ति पत्र दिया है। तो ऐसा नहीं मिल जाता है, जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी दशा सुधरना चालू हो जाएगी। आपने देखो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, उसी में तो ये खेती कर रहे हैं। आप देखा वो ऊंचाई टोरिया पे खेती कर रहे हैं, बिल्कुल पथरीली जमीन को उन्होंने पूरा एकदम सोना बना दिया। देखिए अगर आप अपनी पूरी शिद्दत से काम करोगे ना, मेहनत से काम करोगे, तो कोई चीज आसान, कोई मुश्किल नहीं होती, सब आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। और अब मैं अपनी क्षेत्र, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर SR द्वारे